आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स इस साल के सबसे बेहतरीन फ्लैगशिप फोन्स हो सकते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट के समय ये उतने खास लगे नहीं, क्योंकि जो फीचर्स एप्पल ने मेंशन किए थे वो ऑलरेडी पिछले आईफोन्स में मिल जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ शानदार फीचर्स हैं, प्लस कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट्स जो कलेक्टिवली इन डिवाइसेस को इनके प्रीडिसेसर्स और बाकी कंपेटिटर्स से बेहतर बनाता है। आईफोन 15 और 15 प्लस के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो वो आप जाके देख सकते हैं। इसमें आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन। तो विजुअली आईफोन 14 प्रो से ज़्यादा अलग नहीं दिखते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ज़रूर हैं इनमें, जैसे कि स्टेनलेस स्टील फ्रेम की जगह अब टाइटेनियम फ्रेम मिल जाता है, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और लाइट वेट भी, और स्लाइटली कर्व्ड एजेस भी हैं जो कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। और इसके बॉडी के दो मेजर चेंजेस में से एक है एक्शन बटन, जो म्यूट स्विच का एक रिप्लेसमेंट है। अभी ये परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ है इसकी पोजीशन, जो जेन्युइनली बहुत ऑकवर्ड है, स्पेशली सिंगल हैंडेड यूज़ के हिसाब से उंगलियों से बहुत दूर लगता है, लेकिन मल्टीपल फीचर सिलेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी इसको बहुत काम का बना देता है। बाय डिफॉल्ट एक्शन बटन रिंग मोड और साइलेंट मोड में टॉगल करने के लिए काम आता है, लेकिन बहुत सारे प्रीसेट फीचर्स में से भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए शॉर्टकट का भी काम करता है। एक बहुत अच्छा यूज़ केस, अगर इसको कैमरा के लिए यूज़ करे तो एक्शन बटन एक शटर बटन की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी ये एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। अगर टॉप लेफ्ट की जगह ये बॉटम राइट में होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, जस्ट लाइक सोनी स्मार्टफोन्स। फिर सामने बेजल्स और पतले हो गए हैं, और एप्पल ने स्क्रीन साइज को सेम रख के फ़ोन का साइज थोड़ा सा कम कर दिया है, जो ऑनेस्टली उतना नोटिसेबल नहीं है। एक चीज़ जो आईफोन में बहुत अच्छी लगती है वो है इक्वल बेजल्स चारों साइड्स में, जो सिमेट्रिकल लुक मिलता है वो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। और इसमें 10 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है। साथ में सामने सिर में एक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पीछे सिर्फ फ्रॉस्टेड ग्लास है। एंड हियर्स वन थिंग, ये ग्लास बैक उतना ड्यूरेबल नहीं है। रिसेंटली मैं एक ऐसे इंसान का वीडियो देख रहा था जिसका काम है फ़ोन्स को तबाह करना, फॉर गुड रीजन्स, और इनकी वीडियो में आईफोन 15 प्रो मैक्स एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आसानी से चटक गया, और कुछ ड्रॉप टेस्ट में भी सामने स्क्रीन में कोई क्रैक या फिर स्क्रैच नहीं आया। इवन कैमरा लेंसेज में भी जो सफ़ायर ग्लास से प्रोटेक्टेड है, लेकिन पीछे जो फ्रॉस्टेड ग्लास है नो डाउट प्रीमियम लगेगा, लेकिन वेस्ट हाइट से गिरने पर भी क्रैक आ सकता है। और अभी बहुत सारे ड्रॉप टेस्ट जो अलग अलग लोगों ने किए हैं उनके रिजल्ट्स भी बहुत बुरे हैं, स्पेशली ये वाला जिसमें कैमरा मॉड्यूल ही बाहर आ गया था। ऑब्वियसली अपने फ़ोन को इंटेंशनली कोई गिराएगा नहीं, स्पेशली 15-20 फीट की ऊंचाई से, बट ये एक साइन है कि फ़ोन के साथ एक प्रोटेक्टिव केस लेना ज़रूरी है। और इससे एक और चीज़ दिमाग में आती है, लॉन्च के समय एप्पल ने कहा था आईफोन 15 के जो बैक रिपेयर्स है उसके प्राइजेस भी बहुत कम कर दिए हैं। तो क्या एप्पल को पहले से इनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में मालूम था या फिर कुछ और? इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक चीज़ इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग और कॉल क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ऑडियो रिकॉर्ड होती है, जिसमें आपके वॉइस के साथ साथ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज भी आता है, बट इसमें एक कमाल का फीचर है जो है वॉइस आइसोलेशन। इस फीचर से आपके बैकग्राउंड नॉइज कम्प्लीटली हट जाती है, और ये नॉर्मल फ़ोन कॉल्स या फिर फेस टाइम के साथ साथ बाकी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में भी काम कर सकता है। और अब इनकी परफॉर्मेंस, इसमें एक नया A17 प्रो चिप है जो A16 के कंपैरिजन में लगभग 10% फास्ट है, और इसकी GPU परफॉर्मेंस लगभग 20% फास्ट है। और इस चिप की सबसे बड़ी बात कि ये वर्ल्ड का पहला 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, जो और एफिशिएंट ट्रांजिस्टर्स को हैंडल कर सकता है, जो इवेंचुअली इसे एक फास्टर और पावर एफिशिएंट चिप बनाता है। और धीरे धीरे इन चिपसेट्स की GPU परफॉर्मेंस M2 चिप वाले मैकबुक एयर के क्लोज आते जा रही है, विच इज़ गुड, लेकिन एक फ़ोन में इतनी पावर का क्या करेंगे? वेल, आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में इनका कुछ काम ज़रूर है, क्योंकि एप्पल ने ये भी अनाउंस किया था कि कुछ कंसोल गेम्स का भी सपोर्ट आने वाला है। हैवी गेम्स पहले भी थे फोन्स में, और कुछ पीसी और कंसोल गेम्स के भी मोबाइल वर्जन आए थे, लेकिन अब प्रॉपर प्लेस्टेशन लेवल के गेम्स आने वाले हैं। अभी के लिए 4 गेम्स कंफर्म किए हैं, जिनमें रेसिडेंट इविल विलेज, रेसिडेंट इविल 4 रीमेक, डेथ स्ट्रैंडिंग और आने वाला असैसिन्स क्रीड मिराज। इनके साथ इसमें हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग भी मिल जाएगी, जो गेम्स के विजुअल एक्सपीरियंस को भी एनहांस कर देता है। लेकिन बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां, और वो है इनकी बैटरी। एप्पल ये जरूर क्लेम करता है कि ये नया चिपसेट बाकी कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसका मतलब होना चाहिए बेहतर बैटरी बैकअप। एप्पल दोनों फोन्स में फुल डे बैटरी बैकअप क्लेम करता है। आईफोन 15 प्रो में लगभग 23 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिल जाता है, और आईफोन 15 प्रो मैक्स में लगभग 28 आवर्स का मिल जाएगा। बैटरी परफॉर्मेंस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं चारों आईफोन 15 के बैटरी के बारे में बात करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वेल, इसकी बॉडी के 2 मेजर चेंजेस में से एक था एक्शन बटन, और दूसरा है इसका पोर्ट। पूरे आईफोन 15 लाइनअप में लाइटिंग पोर्ट की जगह USB Type-C पोर्ट मिल जाएगा, लेकिन प्रो लाइनअप में बेहतर वर्जन है। आईफोन 15 के बेस लाइनअप में USB 2.0 मिलता है, और प्रो लाइनअप में USB 3.0
मिल जाएगा जो लगभग 20 गुना ज़्यादा फास्ट है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ नहीं आई कि आईफोन 15 और 15 प्लस में USB 3.0 क्यों नहीं है, और दूसरी जो फ़ोन के साथ USB केबल मिलती है इवन आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के साथ वो USB 3.0 सपोर्ट नहीं करता है, जिसका मतलब है कि USB 3 का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको एक USB 3 केबल अलग से लेना पड़ेगा। टाइप सी पोर्ट होने का एक बढ़िया फीचर है कि इसको डायरेक्टली एक SSD से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर ProRes वीडियोस 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं जो डायरेक्टली SSD में स्टोर होएगा। और ProRes के साथ बाकी कैमरा फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल कैमरा सिस्टम्स में बहुत सारे अपग्रेड्स हैं। ऑन पेपर आईफोन 15 प्रो और आईफोन 14 प्रो इवन आईफोन 14 प्रो मैक्स के जो कैमरा स्पेक्स है वो सेम है, लेकिन आईफोन 15 प्रो में कंपेरेटिवली बड़े सेंसर्स यूज हुए हैं और बेहतर लेंस भी यूज हुए हैं, जिनकी हेल्प से लेंस फ्लेयर कम हो जाने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी दिखते हैं। लेकिन इन सब के साथ कुछ मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी हैं, जैसे कि अब मेन कैमरा में डिफॉल्ट रेजोल्यूशन 24 मेगापिक्सल्स का है, लेकिन मेगापिक्सल काउंट तो मैटर नहीं करता ना। बाकी फ़ोन्स में भी 48, 64, 108 और इवन 200 मेगापिक्सल के कैमरास हैं, तो 24 मेगापिक्सल इतना इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस में डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल का रहता है और 24 रेजोल्यूशन जेन्युइनली एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। और आईफोन का सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट भी है जो 24 मेगापिक्सल की इमेजेस बहुत तेज़ी से ले सकते हैं। और एक और बेनिफिट जो आईफोन के पास है वो है फाइल फॉर्मेट। ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस इमेजेस को JPEG फॉर्मेट में सेव करते हैं, लेकिन आईफोन में इमेजेस हीफ या फिर HEIF फॉर्मेट में सेव होती है। दोनों बहुत सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, लेकिन हीफ का फाइल साइज बहुत कम है और 24 मेगापिक्सल की इमेजेस होने के बाद भी बाकी डिवाइसेस के 12 मेगापिक्सल से कम स्पेस लेता है। प्लस उस छोटी सी फाइल में उस फोटो की डेप्थ इन्फॉर्मेशन और लाइव फोटो डेटा भी स्टोर रहता है। प्लस पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक करना जरूरी नहीं है। जैसे ही फ्रेम में एक इंसान, कुत्ता या एक बिल्ली आएगी, स्क्रीन में एक FI आइकन आएगा जो ये इंडिकेट करता है कि अब इमेज के साथ उसकी डेप्थ इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर होगी और फिर बाद में उस इमेज के डेप्थ और फोकस पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस फोटोनिक इंजन जो पिछले साल आईफोन 14 में लॉन्च हुआ था, इसमें और अपग्रेड हो गया है। फोटोनिक इंजन प्रोसेसिंग लेवल्स को एडजस्ट करता है जो इमेजेस में एडिशनल डिटेल्स और कलर्स ऐड करता है। पहले सिर्फ मेन कैमरा के नॉर्मल मोड में यूज होता था, अब सारे मोड्स और सारे कैमरा लेंसेज इंक्लूडिंग सेल्फी कैमरा में यूज हो सकता है। पिछले आईफोन से बेहतर इमेजेस देखने को मिल जाती है और यही डिफरेंस HDR में भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि आईफोन इमेजेस को नेचुरल रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ब्राइट एरियाज बहुत ब्राइट ही रहते हैं। अभी भी उस ब्राइटनेस को बहुत कम नहीं किया है, लेकिन पिछले डिवाइस से कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस दिख जाता है। एक चीज़ जो एप्पल ने मेंशन किया था वो था 7 लेंसेज इन योर पॉकेट। वेल, लेंसेज सिर्फ 4 हैं, एक मेन कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड जो मैक्रो की तरह भी काम करता है, एक टेलीफोटो लेंस और एक सेल्फी कैमरा। जो मेन कैमरा सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है और जो डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन है वो 24 मेगापिक्सल का। तो 1x जूम यानी कि 24 mm, फिर 1.2x, 1.5x और 2x जूम में एक्चुअल 24 मेगापिक्सल्स के इमेज मिल जाएंगे। हाँ, वो जूम्ड इमेज में बेहतर शार्पनेस होगी कंपेयर टू द क्रॉप्ड 1x जूम, लेकिन वो जूम्ड इमेज के लिए पूरे सेंसर की कैपेबिलिटीज़ का यूज़ नहीं होता है। ये डिफरेंस ज़्यादातर सिनेरियोज में उतना नोटिसेबल नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही सेंसर में जूम करके इसे 2 या 4 लेंस का सिस्टम बोलना है तो फिर एक लेंस 1.1x जूम को भी बोल दो और ऐसे ही बाकी जूम लेवल्स को यूज़ करके इसे 10 या फिर 20 लेंस सिस्टम बोल सकते हैं। फिर है टेलीफोटो लेंस। दोनों ही फोन्स में अलग अलग जूम लेवल्स मिल जाते हैं। आईफोन 15 प्रो में 3x जूम है और आईफोन 15 प्रो मैक्स में 5x जूम मिल जाएगा। दोनों अच्छे जूम कैमराज है और इन्हें बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज भी किया गया है। एंड ऑब्वियसली 5x जूम सबसे बड़े जूम लेंस नहीं है एक स्मार्टफोन में, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आईफोन का 5x जूम सबसे अच्छा स्मार्टफोन 5x जूम है। एक डाउनसाइड अल्ट्रा वाइड कैमरा और टेलीफोटो कैमरा में जो मुझे लगता है वो है कि इनका सेंसर अभी भी 12 मेगापिक्सल का है। हाँ, ये अभी भी बहुत अच्छी इमेजेस दे देते हैं, लेकिन जब मेन कैमरा में अब 24 मेगापिक्सल का डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन है तो 12 मेगापिक्सल थोड़ा सा मिसमैच लगता है। तो आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के लिए अभी के लिए इतना ही। इनके प्राइस के बारे में और बता देता हूँ तो आईफोन 15 प्रो स्टार्ट होता है 1,34,900 रुपीज़ से और आईफोन 15 प्रो मैक्स स्टार्ट होता है 1,59,900 रुपीज़ से। इनकी बैटरी परफॉर्मेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।